हेलो स्टूडेंट, करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, जो है अपना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर था और डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी, ट्रेड था। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो इस पर डाल दी है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। उसके आगे जो लास्ट जो पार्ट है जो कि है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी जब आज़ाद नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंस था, तब उस समय अपना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, कि लोग किस सेक्टर में काम करते थे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर इन द इकोनॉमी, कि उसके अंदर जब इंडियन इकोनॉमी ऑफ इंडिपेंडेंस थी तब वहाँ पे जो सेक्टर बटा हुआ था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के अंदर था। तो प्राइमरी सेक्टर में कौन से थे, जो अपने एग्रीकल्चर, जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी, जो यहाँ के लोग थे, वो सबसे ज़्यादा कहाँ वर्क करते थे, प्राइमरी सेक्टर के अंदर थे। 72% जो लोग थे लगभग उसी के अंदर काम करते थे। सेकेंडरी सेक्टर था, उसमें सिर्फ 10% लोग थे। और टर्शियरी सेक्टर जो लास्ट का जो सर्विसेज का बचता है, उसमें थे अपने 17.3% लोग काम करते थे। तो इन तीनों जो सेक्टर जो बटा हुआ था, इनको अपन देखते हैं किस हिसाब से था लोगों के अंदर, इंडिया के अंदर किस हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर था, किस हिसाब से उसके सेकेंडरी सेक्टर में काम करते थे, फैक्ट्री वगैरह में। और थर्ड में जो टर्शियरी सेक्टर है, उसमें लोग ट्रेड कॉमर्स का जो वर्क करते थे, सर्विसेज का जो वर्क करते थे, वो कितने परसेंट था, 70.3%। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले जो पॉइंट है एग्रीकल्चर सेक्टर का। सबसे पहले पॉइंट कौन सा आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहले समझने की बात यह है कि अपने ईव ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसमें सिर्फ 72.7% वर्किंग पॉपुलेशन वॉज इंगेज इन एग्रीकल्चर। तो सबसे ज़्यादा उसमें कहाँ इंगेज थी, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में इंगेज थी। तो इसमें सबसे पहले कितनी इंगेज थी, 72% लगभग इसमें एग्रीकल्चर का वर्क करती थी। तो और जो बाकी जो देश थे, जो बहुत ही डेवलप कंट्री थी, वो एग्रीकल्चर का काम नहीं करती थी। जैसे अमेरिका में 2% लोग ही थे जो एग्रीकल्चर का काम करते थे, जापान सिर्फ 12% था, जर्मनी 4% था। ये पॉपुलेशन थी जो डिपेंड थी एग्रीकल्चर के अंदर, जो विकसित जो देश थे वो। लेकिन अपना भारत सिर्फ किस पे डिपेंड था, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, ये सब ज़्यादा वर्क करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कौन सा आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में उसमें सेकंड नंबर पे आता है। इसमें बहुत ही कम, सिर्फ कितना था, अपन ने ऊपर देखा था कितना था, सिर्फ 10% अप्रोक्स। कितना था, सिर्फ 10% अप्रोक्स यहाँ पे लोग काम करते थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। तो इसमें क्या होता था कि जो ज़्यादातर जो लोग थे उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि वो एग्रीकल्चर का वर्क करते थे। इंडस्ट्री वगैरह में, माइनिंग वगैरह में जो वर्क होता था वो नहीं कर पाते थे। सेकेंडरी सेक्टर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हुआ। लेकिन जो बाकी जो विकसित देश थे, उनकी जो रेशियो था बहुत ज़्यादा था। उसमें जैसे कि 32% जो लोग थे वो यूएसए के इंडस्ट्रियल सेक्टर में थे, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में थे। और 42% इंग्लैंड जो लोग थे वो इसके अंदर शामिल थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिसके कारण उनकी इकोनॉमी क्या थी, डेवलप थी। उसके बाद में ज़्यादातर लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में ना होने की वजह भी अपनी इंडियन इकोनॉमी क्या होगी, बैकवर्डनेस रही। आता है पॉइंट अनबैलेंस ग्रोथ। देखो अनबैलेंस ग्रोथ का तो सिंपल सी बात है, बैलेंस ग्रोथ कहाँ होता है, व्हेन द ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो आर इक्वली डेवलप, मतलब मानी एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर अगर इक्वली हैं, अच्छे से डेवलप कर रही हैं, बराबर डेवलप कर रही हैं, वहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी, तो उसे सबसे ज़्यादा विकसित कंट्री माना जाता है। अगर मैं इससे उल्टी सी बात करूँ, जहाँ पे इक्वल नहीं होती, वो अनबैलेंस ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में आगे जो इसी के अंदर, तो यही था मेन पॉइंट थे जो मैंने बताए। एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में कौन कौन से सेक्टर थे, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। जो अपन ने बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें प्राइमरी सेक्टर को कहते हैं, वो कितना इंगेज था, 72%। और इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो लगभग कितना इंगेज था, वो सिर्फ अपना था 10%। और जो बाकी जो अनबैलेंस ग्रोथ अपन टर्शियरी सेक्टर बोल देते हैं, टर्शियरी सेक्टर के अंदर कितना था, 17.3% इंगेज था। आगे ये था अपना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का। अब बात करते हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में, वो कैसा था,
सबसे पहले अपन देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं। जैसे अगर मैं इकोनॉमिक चेंजेस की बात करूं, किसकी बात करूं, इकोनॉमिक चेंजेस की बात करूं, तो उसमें अपने शामिल होते हैं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सर्विसेज होते हैं, जो पावर जनरेट होते हैं, पावर सर्विसेज होती हैं, वो सारे किसके अंदर आती है, अपनी इकोनॉमिक चेंजेस के अंदर। अगर मैं दूसरी सेक्टर की बात करूँ, दूसरे एलिमेंट्स की बात करूँ, तो एक होता है सोशल चेंज। सोशल चेंज में क्या आ जाता है, अपने जो एजुकेशन, हेल्थ की तरफ ध्यान दिया जाता है, हाउसिंग, जो फैसिलिटी घर रहने के लिए जो भी होता है, वो सोशल चेंजेस के अंदर आता है। जो उसके में ग्रोथ होता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत शामिल करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कैसा था, सबसे पहले जो मेन पॉइंट था कि रेलवे वर डेवलप्ड टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स। देखो जो रेलवे उन्होंने के द्वारा जो डेवलप की गई, किसने डेवलप की, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितनी रेलवे डेवलप की वो खुद के बेनिफिट के लिए की, इतना तो अपन ने पढ़ा। तो उसके अंदर क्या हुआ था, क्या करते थे, रेलवे से एक जगह से दूसरी जगह पे जो भी फिनिश गुड्स होता था, ट्रांसपोर्ट का काम करता था। जो भी फिनिश गुड्स होता है ब्रिटेन के द्वारा जो यहाँ पे भेजा जाता था, वो अपने इंडिया के अलग अलग जगह, जैसे यहाँ से अगर हम श्रीलंका की साइड तरफ जाना हो तो बहुत टाइम लगता था। इसमें रेलवे का ट्रांसपोर्ट जो उन्होंने विकसित किया, डेवलप किया, तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को ऐड करता है कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना सेक्टर था रेलवे के अंदर। और दूसरे नंबर का था पोर्ट्स वगैरह, जैसे कि एक देश से अगर ब्रिटेन से यहाँ पे अगर गुड्स को लेके आना हो तो पहले जो साधन था वो अपना पोर्ट्स का था। पोर्ट्स मतलब कि जो भी अपनी नाव वगैरह, जहाज वगैरह जो चलती हैं, उनके द्वारा जो उनको विकसित क्यों किया गया, क्यों डेवलप किया गया, क्योंकि वो जो एक्सपोर्ट का था रॉ मटेरियल का, वो ब्रिटेन के अंदर लेके जाते थे और वहाँ से जो फिनिश गुड्स था वो लेके आते थे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, जो भी पोर्ट्स वगैरह डेवलप किए गए वो किसके बेनिफिट के लिए किए गए थे और उससे फ़ायदा क्या होता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का और फिनिश गुड्स का वहाँ से लेके आने में। तो ये था अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले जो मेन पॉइंट थे मैंने आपको बताया। रेलवे के अंदर पोर्ट्स वगैरह और भी हो सकते हैं, जैसे कि रोड्स वगैरह बनाए, रोड्स वगैरह देखा उसने कि एक जगह से अपने देश से राज्य के अंदर ही अगर किसी जगह गुड्स को पहुंचाना हो तो रोड्स के माध्यम से पहुंचा दे। कम्युनिकेशन के भी फैसिलिटी अवेलेबल करवाई, कम्युनिकेशन का उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो भी वर्क होते थे कम्युनिकेशन के द्वारा वो पूरे हो सकते हैं। टेलीग्राम्स वगैरह जो भी स्टार्ट किए उन्होंने, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही हुआ, जो कि एक प्रकार से इंडिया के लिए तो लॉस था, लेकिन वहाँ उन्होंने जो डेवलप जो भी किया वो खुद के बेनिफिट के लिए किया था। तो आगे अपन जो सेकंड पॉइंट देखते हैं वो आता है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट। भाई कुछ तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, कुछ तो वो खुद के बेनिफिट के लिए चाहते थे, लेकिन वो जब गए तो अपने लिए क्या क्या छोड़ के गए, क्या क्या वो डेवलप जो की गई थी, जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह फैसिलिटी वगैरह, क्या क्या जो नॉलेज थी उसके थ्रू अपने को मिली, वो उसमें अपने पॉइंट थे, वो 5 पॉइंट थे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे थी, तो उस टाइम उन्होंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। ये तो अपन ने पढ़ा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से रॉ मटेरियल लेके गई, वो खुद के बेनिफिट चाहती थी, इसलिए उन्होंने डेवलप किए साधन। लेकिन उसके अलावा अपने ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ा, अगर वो नहीं करते ये सब, तो अब इस टाइम पे अपने पास ये साधन जो अपन यूज कर रहे हैं वो होती लिमिटेशन होती, बहुत ही कम डेवलप हो पाता। ये बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले उन्होंने किया था अपने लिए कि कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। सभी लोग जो पहले किसान का काम करते, सिर्फ खेती का काम करते थे, अपने परिवार का काम चलाते थे, उसके हटा के उन्होंने ध्यान किधर किया, कॉमर्शियल आउटलुक। मतलब कि वो खेती करना, जैसे कि उन्होंने खेती के लिए किस लिए फोर्स किया था, जो नील की खेती होती थी, इंडिगो की खेती करने के लिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिमांड थी उसकी खेती उन्होंने फार्मर से करवाई। उन्होंने कॉमर्शियल जो भी था उनको, जैसे टेक्सटाइल वर्क के लिए जो यूज होती थी इंडिगो, तो उन्होंने कहा कि तुम इस खेती को आप करो, उसके अंदर फोर्स किया। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि लोग अपनी खेती के अलावा उनको ये नॉलेज हुई कि उस गुड्स को मतलब कि गुड्स की डिमांड जो है उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें, उस चीज़ का प्रोडक्शन करें। तो इस चीज़ की नॉलेज किनको आई, किसानों को आई। वरना अगर ये नहीं हो पाता, अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं जाती, तो उनको ज्ञान ही, नॉलेज ही नहीं हो पाता कि कॉमर्शियल आउटलुक कैसा होता था, डिमांड सप्लाई के बेस पे कैसे वर्क को प्रोडक्शन कर सकते थे। तो ये सब किसके वजह से हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू हुआ। फार्मर्स को फ़ायदा हुआ, किसानों को फ़ायदा हुआ, इस चीज़ की नॉलेज आई। आगे जो सेकेंड पॉइंट था वो था अपना न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब रोड्स वगैरह बनाए, रेलवे वगैरह बनाई, पोर्ट्स वगैरह बनाए, तो वहाँ पे जो काम करने वाले जो लोग थे
उनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ी, क्योंकि लोगों का जो काम कौन करेंगे, लोग करेंगे, तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वैकेंसीज़ वगैरह निकली, उनको रोज़गार मिला, जिसके कारण उनकी अपॉर्चुनिटी भी बढ़ी और नई नई जो लोग थे उनको रोज़गार मिला, जिसके कारण उनका घर खर्चा चल जाता। तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी का एम्प्लॉयमेंट भी उन्होंने रास्ता खोला, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर था। सेकेंड पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट आता है उसका, कंट्रोल ऑफ द फेमाइन्स। देखो, अगर अपने पास ट्रांसपोर्ट नहीं होते, अच्छे अच्छे साधन नहीं होते, तो दूसरे देश, दूसरे जगह पर, राज्य में जाने के लिए अपने को बहुत टाइम लगता था। लेकिन जब उन्होंने ये नए नए गुड्स, नए नए जो डेवलप किए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, तो उससे जो फेमाइन्स होते थे, जो अकाल वगैरह पड़ता था, जहाँ पे एक ऐसी आपदा आ जाए, बाढ़ वगैरह आ जाए, तो वहाँ पे जो अपनी सहायता थी एक राज्य से दूसरे राज्य में जल्दी से जल्दी पहुँचाई जा सके, वो किसके माध्यम से हुई, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, डेवलप किए, उसी से उस चीज़ को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर रेलवे सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आजकल सबसे ज़्यादा गुड्स को ले जाने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में सबसे ज़्यादा रेलवे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे फेमाइन्स में अगर दूसरे राज्य में अगर बाढ़ वगैरह आ जाए, अकाल वगैरह आ जाए या आपदा आ जाए, तो उसमें सबसे ज़्यादा रोड्स के माध्यम से, है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वहाँ पे अपन उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ नंबर का पॉइंट है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। देखो, बहुत ही आराम से समझना, जो मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम था वो सबसे पहले अपने को, पहले लोग किसान क्या थे, गुड्स के बदले में, सीसी इकोनॉमी जिसे बोलते हैं, कमोडिटी टू कमोडिटी जो होता था, गुड्स के बदले में गुड्स का लेन देन। जैसे कि किसान पहले क्या नॉलेज थी, भाई तेरे को ये चीज़ चाहिए, मैं ये चीज़ बनाता हूँ, तो मेरे को ये चावल दे, उसके बदले में गेहूँ लेके जा, और गुड्स चाहिए तो उसके बदले में मेरे को चावल, मतलब कि गेहूँ वगैरह दे। तो ये सब उसके गुड्स के बदले में गुड्स था, लेकिन उसका नुकसान बहुत जाता था, उसको अपन कैलकुलेशन का ज्ञान नहीं था कैसे करते हैं। लेकिन उन्होंने मॉनेटरी सिस्टम लेके आए, पैसे का लेन देन करना सिखाया कि आप गुड्स के बदले में आप पैसे को, इंडिगो की खेती करो, इंडिगो की खेती करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, और पैसे को आप उस चीज़ से, गुड्स को खरीद सकते हो उस पैसे से। तो मॉनेटरी सिस्टम भी कौन लेके आया, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही मॉनेटरी एक्सचेंज का सिस्टम आया, जो कि बहुत ही बेनिफिट हुआ अपने, जो आज स्टेज भी अपन यूज कर रहे हैं मॉनेटरी सिस्टम का। नंबर 5 का नंबर जो पाँचों पॉइंट है वो है इफ़िशियंट सिस्टम। नंबर 5 का जो पॉइंट है वो है अपना इफ़िशियंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, अगर राजनीति जो करते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ी ज़बरदस्त तरीके से करते थे, जो अपने इंडिया के ऊपर राज किया उन्होंने, बहुत ही तेज़ दिमाग था उनका, राजनीति करने में बहुत माहिर थे वो, उनको नॉलेज थी उस लॉ और कंडीशन के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में। तो उनकी एक अपने को फ़ायदा हुआ, जो भी उस एडमिनिस्ट्रेशन, जो राज्य व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसकी जो नॉलेज मिली हमें, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही मिली, उन्हीं के द्वारा अपने को नॉलेज मिली। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट, कुछ पॉजिटिव पॉइंट जो अपन ने देखे। अगर इसको ध्यान से देखना, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।